हेलो ट्रेडर्स। कभी भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपने काफ़ी ज़्यादा लंबे समय का एक रेजिस्टेंस या फिर अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अगर करता है तो उसमें ये देखा गया है कि उस स्टॉक या इंडेक्स में काफ़ी बारी हम लोग को हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिलते आए हैं। कई बारी हम लोग को ये भी देखा है कि उस स्टॉक्स में रिटर्न तो आए आए, साथ ही साथ हम लोग को वो जो रिटर्न्स है वो काफ़ी जल्दी भी आए हैं। ठीक है, अभी वो जो रिटर्न्स आए वो जल्दी आएंगे लेट आएंगे वो तो बात की बात है, हम लोग को तो रिटर्न्स से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे दो स्टॉक है जो हम लोग को 13-14 साल के बाद हम लोग को जिसका ब्रेकआउट दिख रहा है और अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर है। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और हम लोग चलिए अभी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को निफ्टी का एनालिसिस बता देता हूँ। तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी ये जो मैंने लेवल्स यहाँ पर मार्क करे हैं, जो ये दो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये मैंने आपको पिछले के पिछले हफ्ते यानी कि जो दो वीडियो पहले मैंने जब वीडियो शूट किया था तभी भी निफ्टी के यही लेवल्स थे और मुझे तभी उम्मीद था कि निफ्टी शायद इस लेवल को ब्रेक कर देगा। जब ये वाली जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल को मुझे लगा था तभी ब्रेक कर देगा, बट उसके अगले हफ्ते भी ब्रेक नहीं कर पाया और ये हफ्ते भी कुछ ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, अभी मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन है ना इसको रहने देता हूँ और जो ये ब्लैक वाली लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग को आने वाले टाइम में भी एनालिसिस करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखता हूँ निफ्टी में और कुछ क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो फिलहाल निफ्टी ने एक डोजी बनाया हुआ है जो कि कहीं ना कहीं अभी इनडिसाइसिव है। ठीक है, ना बुलिश है ना बेरिश है। अगर डोजी का लो ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक बेरिश मोमेंटम दिख सकता है, बट ऑल टाइम मतलब अगर मेजर बेरिश रेजिस्टेंस कब दिखेगा, जबकि ये वाला जो लेवल है 21,772 जब ये ब्रेक होगा तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक बेरिश मोमेंटम दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग साथ ही साथ देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का भी निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी का भी मैंने उसी एनालिसिस वीडियो में जो 2 हफ्ते पहले मैंने करा था, ये दोनों लेवल्स मैंने मार्क करे थे और अगर आप देखोगे तो मैंने तभी बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 45,100 के नीचे बैंक निफ्टी को नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में एक गिरावट आ सकती है। और 48,560 के ऊपर का जो लेवल है, अगर 48,550 का लेवल ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे उस हफ्ते जब मैंने डिस्कस किया था तभी तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बीच में था, बट बैंक निफ्टी ने उसके अगले हफ्ते का अच्छा मोमेंटम दिया और उसके बाद ये हफ्ते तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं है। ठीक है, और जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर आप देखोगे तो जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था तो भी सपोर्ट लेवल भी जो सपोर्ट लेवल के पास ही 50 डे मूविंग एवरेज था, अभी सपोर्ट लेवल के भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो। ठीक है, हालांकि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बट मेरा बस एक बताने का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि 50 डे मूविंग एवरेज भी और उधर एक सपोर्ट भी है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल एक जोन हो जाता है या एक सपोर्ट लेवल हो जाता है जिसके नीचे बैंक निफ्टी को आने वाले टाइम में नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं हम लोग के पहले स्टॉक की तरफ। जो हम लोग का पहला स्टॉक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। अभी पंजाब नेशनल बैंक को हम लोग ने क्यों चूज़ किया? ठीक है, अभी इसके अंदर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक ने जो हम लोग का डाउ थ्योरी उसको तो फॉलो किया ही किया। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर एक अच्छा रैली दिया, फिर उसके बाद पुल बैक लिया और उसके बाद अभी ब्रेकआउट किया। बट क्या सिर्फ ये एक रीज़न है कि मुझे स्टॉक सेलेक्ट करने का? जी नहीं। अगर अभी ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, पहले इसको यहाँ पर थोड़ा खिसका देता हूँ और इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों में से जिस लोग ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा रहेगा उन लोगों को पता होगा कि मैं कौन से पैटर्न की या कौन से जो चार्ट का जो बिहेवियर है या जो स्टॉक का जो बिहेवियर है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक ने 2018 12 फरवरी 2018 में इस लेवल के नीचे आया था और उसके बाद इतने समय से ऑलमोस्ट 6 साल हो गए इस बात को, 6 साल से या 6 साल से ज़्यादा हो गए, इनफैक्ट 6 साल से इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। अभी पिछले हफ्ते पंजाब नेशनल बैंक ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस लेवल को। उसके बाद जो हफ्ता जो गया उस लेवल पे पंजाब नेशनल बैंक ने उसको सस्टेन भी करा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हम लोग को एक अच्छे टारगेट लेवल भी मिल सकते हैं। अभी जिन लोग ने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा उन लोग को पता होगा कि इसमें हम लोग को जो लेवल्स है यानी कि जो टारगेट्स हम लोग को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, जब भी आपको कप एंड हैंडल पैटर्न मिले हमेशा जिधर भी उसका ब्रेकआउट हुआ है उधर से उसका जो डेप्थ है
कप का उस डेप्थ को हम लोग को नाप लेना है और उसको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर डाल देना है, और हम लोग को उधर के जो टारगेट प्राइस है वो हम लोग को दिख जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग का टारगेट प्राइस बन के आ रहा है कहीं ना कहीं वो हो रहा है 244 का। ठीक है, और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो कहीं ना कहीं 44% का ही रिटर्न आ रहा है। अभी 134 पे चल रहा है, यानी कि 110% आराम से ये और मूव कर सकता है। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर क्यों जाना है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा डेप्थ के हिसाब से ही मार्केट या स्टॉक उसको वैसा बिहेव करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। तो ये हम लोग का कहीं ना कहीं 75-80% क्वांटिटी हम लोग यहाँ बुक कर सकते हैं 230 के लेवल पे, और 240 के लेवल पे हम लोग अपनी पूरी क्वांटिटी भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ले सकते हैं। और अगर आप साथ ही साथ ये देखोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी, और वहीं पर हम लोग का जो क्या कहते हैं टारगेट प्राइस भी वहीं पर ही आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बेट हम लोग के लिए हो सकती है। ठीक है, अभी जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है ये स्टॉक, अभी इस स्टॉक को मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तो आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, इसमें भी तो पंजाब नेशनल बैंक जैसी तो स्टोरी है कि ऊपर गया, पुल बैक किया, फिर ऊपर गया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर एक अच्छा खासा डीप करेक्शन दिया, उसके बाद वापस अपने लेवल को ब्रेक करने आ चुका है। ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने पंजाब नेशनल बैंक में बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको डाउ थ्योरी के हिसाब से नहीं कंसिडर किया है। अभी इसको मैं फिर से आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाने के बाद अगर आप देखोगे इसने जो लास्ट इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया था वो था कहीं ना कहीं 2010 और उसके बाद 2011 में। उसके बाद एनएमडीसी इस लेवल को कभी ब्रेक नहीं कर पाया, ना ही कभी उस लेवल के पास पहुंच पाया। ठीक है, पिछले 3 महीने में 2 बारी अटेम्प्ट किया एनएमडीसी ने इस लेवल को ब्रेक करने का, बट कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। अभी इस बारी एनएमडीसी ने इस लेवल को जो ब्रेक कर दिया है, अपना जो 238.90 का जो लेवल है, यानी 239 ही आप पकड़ लीजिए, उस लेवल को अच्छे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो लोवेस्ट पार्ट है इसको तो एनगल्फ नहीं करा है, बट ऑलमोस्ट ये पूरी कैंडल को एनगल्फ कर चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक पैटर्न के हिसाब से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद इतना अच्छा ब्रेकआउट किया है, और अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर ही रहता है एनएमडीसी इस आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्ते में, तो हम लोग को इसके अंदर भी एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगेन हम लोग को अगर रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर हम लोग इसके टारगेट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो डेप्थ है इसको हम लोग लेके ब्रेकआउट के ऊपर डाल देंगे। और अगर हम लोग ब्रेकआउट के बाद के हम लोग लेवल्स की बात करेंगे तो आप देखोगे कि 405 का इसका एक टारगेट प्राइस आ रहा है। अभी आप देखोगे कि प्राइस एक्शन कितना ज़्यादा परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो भी अभी आपके सामने ही मैंने डेप्थ को मेजर किया, और आप देख सकते हो इधर फिर से उसी रेजिस्टेंस के पास ही एक हम लोग को टारगेट प्राइस भी मिल रहा है, और जो चार्ट पैटर्न है उसका एनालिसिस के हिसाब से भी हम लोग को टारगेट प्राइस उधर ही मिल रहा है। हम लोग ने पंजाब नेशनल बैंक के केस में भी देखा, हम लोग ने एनएमडीसी के केस में भी देखा, तो इस दोनों स्टॉक पर हम लोग नज़र रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताता हूँ, बट तीसरा स्टॉक बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये जो भी मैं स्टॉक्स शेयर कर रहा हूँ ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको अपना मेरा जो एक काम करने का तरीका है, मुझे एक स्टॉक देखने का जो तरीका है, मैं वो सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकते हैं, कैसे ब्रेकआउट्स होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, कब उन स्टॉक्स में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर जैसे आप मान लो कि ऑब्वियसली आप ये वीडियो देखने के बाद, मेरे मना करने के बाद भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो लोग स्टॉक्स फिर भी खरीदेंगे। ठीक है, तो वो आपका लुकआउट है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, मैं आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता हूँ। आप हमेशा किसका भी एडवाइस लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ही एडवाइस लेना और आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना। बट मेरा मोटिव ये है आप लोगों को ये बताने का कि जब भी कोई ऐसे पैटर्न आपको मिलेंगे, ठीक है, फिर चाहे वो इंडेक्स हो चाहे फिर कोई स्टॉक हो, तो आप उसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई उस स्टॉक ने उतना अच्छा रिटर्न निकाला है नहीं निकाला है, और उसके बाद आने वाले टाइम में आप खुद का एनालिसिस करके आप खुद ही वैसे स्टॉक ढूंढ के आप खुद ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक है माइंडटेक। ठीक है, अभी माइंडटेक को मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ क्योंकि वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो हम लोग को कंपैटिबल नहीं हो रहा है, या एज इन एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली।
तो अभी आप देखोगे तो ये एक स्टॉक है ना यहाँ पर इस लेवल पे, अब मैंने अभी भी ड्रॉ करके रखा है 155 के लेवल पे ब्रेकआउट के बाद ही मैंने इस स्टॉक को अपने रडार में रखा था। बट फॉर सम रीज़न मैंने इसको लिया नहीं। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया। शायद मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट से निकाल दिया, शायद मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रहेगी, नॉट श्योर। बट हालांकि अभी आप देख सकते हो उसके बाद ही 155 के लेवल के बाद ब्रेकआउट करके 288 के लेवल पे माइंडटेक आ गया। ऑलमोस्ट नहीं नहीं बोल के इसके अंदर 80% का रिटर्न्स है। ऑब्वियसली मेरे से तो रिटर्न्स छूट गया, बट आई होप कि आने वाले टाइम पे मुझसे ऐसे स्टॉक्स ना छूटे। बट अभी मुझे इस पे बेट लेना बेट लेने के लिए क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसमें वापस अगेन ये कप एंड हैंडल मतलब कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड पैटर्न के जैसा है। बट अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिखता है, बट ये कहीं ना कहीं एक रेंज में था मार्केट, ठीक है। माइंडटेक एक रेंज में था और उसके बाद अभी उसको एक ब्रेकआउट करने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि अगर साथ में देखोगे तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो चाहे वो कप एंड हैंडल पैटर्न हो चाहे ऐसे रेंज हो, हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड से ना अच्छे खासे रिटर्न्स हमेशा यूजुअली हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो डेप्थ है इसको वापस मार्क करता हूँ यहाँ पर, और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है वहाँ पर डाल देता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग के जो टारगेट प्राइस बन के आ रहे हैं वो है 481। तो 481 डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा टारगेट हो सकता है। बट अगर हम लोग को उतना भी ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं, उतना बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना, तो जो भी हम लोग 1:2 का ट्रेड तो हम लोग डेफिनेटली इसमें बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार जाकर देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। परफेक्ट। अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो इस कैंडल पे अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ठीक है, माइंडटेक। और उसके बाद वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, एक हम लोग को रेड रेड यानी बेरिश कैंडल मिल गई, और उसके बाद वापस हम लोग को एक बुलिश कैंडल, ये एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हम लोग इसे कह सकते हैं, जो हम लोग को फ्राइडे के दिन की बनी हुई है, ठीक है। और इस कैंडल के अगर हम लोग को मंडे को अगर ब्रेकआउट मिलता है या आने वाले हफ्ते में कभी भी ब्रेकआउट मिलता है, बोलो चाहे वो ये हफ्ते हो, चाहे 2 हफ्ते बाद हो, चाहे 3 हफ्ते बाद हो, जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आ सकती है। एंड अगेन उसमें भी ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है उसके अंदर भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, ठीक है। तो अभी हम लोग चौथा शेयर पे जाते हैं, चौथे स्टॉक पे जाते हैं रादर। और चौथे स्टॉक पे जाने से पहले अगर आप लोगों की वीडियो अभी तक पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए इन स्टॉक्स के अलावा क्या कोई ऐसे स्टॉक्स है जिस पे आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, या जिस पे मैं, या आप ये भी बताइए कि आईपीओ के जो वीडियोस आते हैं, यूजुअली मैं आईपीओ में इतना ये क्या बोलते हैं, मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ आईपीओ के टाइम पे, मैं इतना सब्सक्राइब वो सब नहीं करता हूँ। बट आईपीओ के रिलेटेड मैं डेफिनेटली वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो तो मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो आईपीओ के वीडियोज़ के साथ साथ हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग के चौथे स्टॉक के ऊपर। तो जो चौथा स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। अभी पेट्रोनेट को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाने के बाद आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर तो इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, जो कि पिछले 3-4 हफ्ते से, मतलब 3-4-5 हफ्ते पहले भी इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया था अभी। और जो ब्रेकआउट हुआ है वो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप उसके वॉल्यूम देख सकते हो कितने अच्छे हैं। अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तो आप देखोगे कि इसके पहले पेट्रोनेट ने 2019 में यानी 5 साल पहले इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और अभी इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहा है। अगेन अभी तक तो आप लोग को समझ ही गए होंगे, कभी भी ऐसे स्टॉक में अगर हम लोग को टारगेट निकालना है तो हम लोग को सिर्फ रेंज कैलकुलेट करना है, और रेंज कैलकुलेट करके हम लोग को सिर्फ इसके ऊपर सीधा डाल देना है, ठीक है। जिधर भी हम लोग का ब्रेकआउट लेवल हुआ उसके ऊपर हम लोग को इसको डाल देना है। और रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग इसका जो टारगेट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 422 का, ठीक है। अभी ये ऑब्वियसली जिधर अपने जो लेवल से जो ब्रेकआउट किया उस लेवल के काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, 10-20 रुपये ऊपर है, बट 10-20 रुपये भी ज़्यादा का मतलब ज़्यादा मायने रखते हैं व्हेन इट कम्स टू कैश ट्रेडिंग, ठीक है। कैश में इक्विटी आप ट्रेडिंग कर लो या चाहे फ्यूचर्स में कर लो, जब भी आप करोगे तो ये 10-20 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपका जो रिटर्न है उतना कम ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शंस में हम लोग को शायद इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इस स्टॉक पे भी हम लोग अपनी नज़र रख सकते हैं। अभी जो हम लोग का आखिरी स्टॉक है, इस स्टॉक ने भी 10-12-13 साल बाद, शायद 12-13 साल बाद ब्रेकआउट किया है, और ये आखिरी स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया, ठीक है। अभी इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो इधर इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है,
और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। और इसके पहले सेल ने 2021 में मई की 2021 में भी ट्राई किया था इसको ब्रेक करना, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इस लेवल को। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आप देखोगे कि इसके पहले इस लेवल पर सेल आया था 2011 में। ठीक है, और ये वाला जो कैंडल है एक्सक्यूज मी, ये वाला जो कैंडल है, ये वाली जो वो वाली मई की जो कैंडल है जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के, वीकली चार्ट के हिसाब से, तो आप देख सकते हो कि मई 2011 सॉरी अप्रैल 2011 से मई 2021 10 साल तक उस लेवल तक तो आया ही नहीं था सेल कभी उस प्राइस पर। और अभी 5 साल में वापस उस लेवल पे आया है, और उसको सिर्फ आया ही नहीं, उस लेवल को ब्रेक भी किया है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता है। एंड अगर अगेन इसका भी अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड करें, तो रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से हम लोग को जो टारगेट प्राइस बनने चाहिए वो कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं इसको ब्रेकआउट लेवल के पास डाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो ब्रेकआउट लेवल के पास अगर हम लोग देखेंगे तो 281 का एक हम लोग को अच्छा टारगेट मिल रहा है, और एक्चुअली थोड़ा इससे ऊपर ही है। 281 282 के हम लोग एक अच्छे टारगेट मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो अगेन जैसा मैंने पंजाब नेशनल बैंक या एनएमडीसी में बताया, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसी के आसपास ही ये टारगेट निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं खुद से मैं बना नहीं रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। जो भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट्स होते हैं, जो जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस हिसाब से ही ये टारगेट्स होते हैं। मैं यूजुअली हमेशा पार्शियल प्रॉफिट, पार्शियल एंट्री पार्शियल एग्जिट करता हूँ, तो मैं वैसे ही इसमें ट्रेड लेना पसंद करूँगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।